अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा एज़ोस्पर्मिया के ऊपर। आज एज़ोस्पर्मिया बेसिकली है क्या चीज़। एज़ोस्पर्मिया मैं आप लोगों को तफसील में बताता हूँ, बहुत रिलैक्स मूड में। एज़ोस्पर्मिया स्पर्म का मौजूद ना होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। स्पर्म का एब्सेंट होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। एज़ोस्पर्मिया दो तरह का होता है। एक ये होता है कि टेस्टिस में बिल्कुल स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरे जो टाइप है वो है ब्लॉकेज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म आगे नहीं पहुंचता है। तो ये इसके दो टाइप्स है। तो जो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस नहीं होते उसकी कौन कौन से वजूहात है। उसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है। उसके लिए जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। वो सबसे अहम हार्मोन है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ साथ कुछ अहम रोल प्ले करने वाले, रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसको कहते हैं, एफएसएच एक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं और बाकायदा तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो इनका ना होना, इनका डिफिशेंसी होना इस कंडीशन की तरफ बंदा चलता है, एब्सेंट ऑफ स्पर्म। तो दूसरा जो कंडीशन है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर पैदा होता है, या जो स्पर्म जब ऊपर चलता है टेस्टिस से, एपिडिडमस, वेस डिफरेंस, और ये जो ट्यूब्यूल्स होता है, ये इस ट्यूब्यूल में कहीं पर ब्लॉकेज होता है, तो उसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं पहुंचता। तो उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला टाइप है। तो हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली इसको दो तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से है, हार्मोनल डिफिशिएंसी है, तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो आपको हार्मोन्स की दवाइयाँ देते हैं, आप मेडिसिन देते हैं, हार्मोन्स आपको आपकी बॉडी के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो वो भी एक तरीका है, ठीक है, वो भी हो सकता है। दूसरा जो टाइप है वो ऑब्स्ट्रक्शन वाला, उसमें उसमें बेसिकली सर्जिकल स्पेशलिस्ट का काम होता है। और वो सर्जिकल जो स्पेशलिस्ट होता है, ख़ासूसी तौर पर इस चीज़ में जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट होता है वो क्या काम करता है, वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को किसी तरीके से ख़त्म करता है, ठीक है, उसको उस रास्ते को खोल देता है, तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है। ये सारा जो काम है ये इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट करते हैं, यूरोलॉजिस्ट करते हैं, इसमें जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसका भी रोल है। लेकिन ये मसले पर डिपेंड करता है कि ये मसला कौन सा है, मसले के मुताबिक इसका हल होता है। तो हमारा ये टॉपिक क्यों ये इतना ज़्यादा, ये इशू क्यों है, इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों को आजकल ये मसला है। 90% से ज़्यादा लोगों को ये मसला क्यों है, इसके ये मैंने जो वजूहात बता दी, ये वजूहात है। तो ये रिसर्चर जो है उनका कहना है कि ज़्यादातर जो क्लिनिक में केसेस आते हैं, इनफर्टिलिटी वाले जो केसेस आते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो जो केसेस आते हैं उसमें जो उनको टेस्ट करने के बाद जो मेन मसला होता है वो होता है एज़ोस्पर्मिया का। वो कुछ टेस्ट लिखते हैं और वो टेस्ट मतलब मिसाल के तौर पर फ्रक्टोज का लेवल चेक करते हैं, उसमें फ्रक्टोज चेक करते हैं सीमन में, और इसके अलावा स्पर्म एनालिसिस करते हैं, स्पर्म चेक करते हैं, स्पर्म काउंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और ब्लड टेस्ट है जिसमें हार्मोन्स को चेक किया जाता है। एंड टेस्ट को चेक करने के बाद जो नतीजे निकलते हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर एज़ोस्पर्मिया का शिकार होते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनके बच्चे पैदा नहीं होते, और वो कंप्लेन करते हैं कि फीमेल में कोई मसला है। हालांकि फ़ीमेल ठीक होती है, चूँकि मसला इस मेल में होता है और ये फीमेल पर कंप्लेन करता है। तो अगर आप
आपके कई साल हो गए हैं, 1 साल हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, आपके बच्चे पैदा नहीं होते, तो आपको सिर्फ फीमेल की टेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेल्स का भी करना चाहिए। ये दोनों को मसला हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, मेल का भी मसला हो सकता है। तो बराए मेहरबानी सिर्फ फीमेल पर कंप्लेंट ना कीजिए, बल्कि मेल में ये मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर इशू मेल में भी होते हैं, उसकी वजह से ये बच्चे ना पैदा होने के वजूहात में उभरने लगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ये मसला है बच्चे नहीं पैदा होते, तो आपको इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना है। उसके बाद वो जब आपको मशवरा देगा, ठीक है, फिर आपने जाना है यूरोलॉजिस्ट के पास। यूरोलॉजिस्ट इसमें एक्सपर्ट होता है, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट जब चेक करता है, उसके बाद जो है वो आपको रेफ़र करेगा कई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ, या वो ख़ुद ट्रीट अगर कर सकता है तो वो ख़ुद ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स देता हूँ। वो तो आपको ट्रीटमेंट वो देगा, मैंने जस्ट आपको एजुकेशन दे दी। अभी कुछ बातें आपको जहन में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिल्कुल यकीन करना चाहिए ये मसला ट्रीटेबल है, ये 99% ये मसला ठीक हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बहुत कम रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम होते हैं कि वो बहुत सीवियर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये केसेस जो होते हैं ये ट्रीटेबल है। इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, चाहे हार्मोनल थेरेपी हो, चाहे सर्जिकल प्रोसीजर हो, दोनों तरीक़ों से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नमाज का एहतमाम करना चाहिए, अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, आप सेहतमंद हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले सुबह के वक़्त अपने आप को ये कहना है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं ठीक हूँ, शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र की वजह से इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। शुक्र की वजह से बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज से माइंड खुलता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, और भी हार्मोन्स है वो भी नॉर्मल लेवल पे आते हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से बंदा ओबेसिटी से बच जाता है। अक्सर ये मसाइल जो होते हैं ओबेसिटी की वजह से भी हो सकते हैं, तो अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तब भी ये मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये आज का मेरा इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर अबाउट एज़ोस्पर्मिया जो मैंने आप लोगों को तफसील से बता दिया। वस्सलाम।